हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था मैं वहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। हमने छोड़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से हम चालू करने वाले हैं और इस बार हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं। तो इन 7 टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सेकेंड टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर, फिफ्थ टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिक्स्थ टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन एंड द सेवेंथ टॉपिक, the last topic is what is a input output organization. So let's begin with it. पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। व्हाट आर द टाइप सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट इस वीडियो में मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अभी इंटरनल ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इंटरनल ऑपरेशंस बताऊंगा, जो कि अभी C++ के प्रोग्रामिंग वाले पूरे सीरीज में मैं इन सबको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर। मैंने ये लैंग्वेज प्रोसेसर को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो छोटा सा है, लेकिन लैंग्वेज प्रोसेसर में थोड़ा टफ काम फैल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ओके, तो बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ ए प्रोग्राम विच एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड ए हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है किसके बीच का? यूज़र के बीच का और हार्डवेयर के बीच का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ 10 है, XP है, 7 है, 8 है, 8.1 है, लाइनक्स है, सोलरिस है, मैक है। तो ये सब हमारे और हमारा जो हार्डवेयर है, यानी कि जो हार्ड डिस्क है या रैम है, मेमोरी हमारी जो है रोम है, तो उनके बीच में और हमारे बीच में एक इंटरफेस है जो हम दोनों को कनेक्ट करवाते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेनली 7 टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे नीचे मैंने लिखे हुए हैं। मैंने तो नहीं, वैसे इमेज में है ये। तो सबसे फर्स्ट जो है वो बैच सिस्टम है, सेकेंड है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, थर्ड है डेस्कटॉप सिस्टम जो हमारा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फिफ्थ वन इज क्लस्टर्ड सिस्टम, the sixth one is real-time operating system and the last is handheld system। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा सा है तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम आते हैं अब आगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में। तो लैंग्वेज और प्रोसेसर, लैंग्वेज क्या होता है? जो भाषा हम बोलते हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, अपना जो फीलिंग्स होता है वो हम सामने रखते हैं। अब प्रोसेसर क्या होता है? जो हमारे वर्क को प्रोसेस करके देता है, राइट। तो लैंग्वेज और प्रोसेसर इन दोनों को अगर सम कर दें तो लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या मतलब समझता है कि जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने वाला, राइट। लैंग्वेज प्रोसेस करने वाला लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। बस इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर वही होता है, वही काम करता है। अब इसके बारे में हम डीपली एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं एक बार। सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इट्स ओन लैंग्वेज, बाइनरी। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है वो खाली अपनी ही लैंग्वेज समझता है। अब कौन सी होती है? बाइनरी वाली लैंग्वेज, राइट। तो
जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामर हूँ जावा का, तो जैसे मैंने जावा में एक लाइन लिखी कि आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देना है, राइट। अब मैंने तो ऐसे लिखा कि मतलब जो जावा की लैंग्वेज होती है मैंने उसमें लिख दिया ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग या शो कोई सा भी डायलॉग जो होता है उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ओके, तो अब ये तो मैंने उसकी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अब ये मशीन कैसे समझ पाएगा, कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा, तो नहीं समझ पाएगा ना। तो उसी लिए ये लैंग्वेज प्रोसेसर बनाया गया है या होता है। ओके, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आया HLL। HLL मीन्स होता है हाई लेवल लाइंस। ओके, हाई लेवल लाइंस मतलब क्या होता है? ओके, तो HLL मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के समझ से एकदम बाहर होती है, जो एकदम हाई लेवल की होती है, मतलब बाइनरी यानी जो 1 से ऊपर होती है। ओके, तो वो होती है हमारी HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। So to convert the HLL instruction into the language that the computer understands, ठीक है, there is a language processor। तो ये बता रहा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको बाइनरी यानी कि मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये लैंग्वेज प्रोसेसर अपना होते हैं इस कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर 3 होते हैं। फर्स्ट इज असेंबलर, द सेकंड वन इज द इंटरप्रेटर एंड द थर्ड वन इज द कंपाइलर। और ये तीनों जो है हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं असेंबलर पे। सो असेंबलर, व्हाट इज असेंबलर? दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इनटू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो मैं बता देता हूँ असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जो एक, जैसे मान लीजिए C++ है या फिर जावा है, जावा ही ले लीजिए। तो जैसे कि जावा में लिखते हैं, अगर मेरे को कंसोल की एक टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो system.out.println लिखते हैं, उसके बाद ब्रेसेस लगा के उसमें कॉमास लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो वो जो सिंटैक्स होता है उसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि जो उस लैंग्वेज की जो अपनी लैंग्वेज होती है, अपना जो उसके अंदर लाइंस लिखते हैं उसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन लैंग्वेज तो आपको पता ही होगी, 0101 बाइनरी जो होती है मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामर, सपोज मैं बैठा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेरा प्रोसेसर बैठा है जो मेरे को प्रोसेस करके देगा, राइट। तो मैंने तो अपनी जो, फॉर एग्जांपल मैं जावा में एक मैंने एप्लीकेशन बनाया, ये जो कोड लिखी है फॉर सपोज जावा की है, राइट। तो इस जावा को मैंने लिख दिया और मैंने इसको रन करवा दिया, ठीक है। तो अब ये तो असेंबली लैंग्वेज में है। तो अब असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है क्या काम करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। अब वो कौन चेंज करता है? असेंबलर। ये लिंकर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये असेंबलर चेंज करता है, राइट। तो असेंबलर क्या करता है कि लिंकर के साथ उसका सम अप हो जाता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं और कुछ ऐसा बीच में ऐसा साइकिल चलाते हैं, ऐसा वर्क करते हैं कि ये जो है ये बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है और हमारा जो है ये जो मशीन जो है उसको पढ़ लेता है और उसको रन करके हमें दे देता है। तो ये होती है असेंबलर की जॉब, उसके लिए उसे सैलरी मिलती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर इंटरप्रेटर पे। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? व्हाट इज इंटरप्रेटर? दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स HLL program into machine language by converting and executing it line by line। तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किस तरह से कन्वर्ट? तो असेंबलर भी करता था, बट किस तरह से करता है, इसका करने का तरीका थोड़ा अलग था, राइट। और एक चीज और, असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता था, असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को कंट्रोल करता था, ठीक है। और ये जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था, ठीक है।
अब इसका करने का तरीका क्या है, ये कन्वर्ट तो करता ही है और उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। भाई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना तो जरूरी है, नहीं तो बीच में कुछ रह गया तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो तो खामखा में वैसे ही रह जाएगा, खराब हो जाएगा, हमें फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। इसीलिए इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करके देखता है। अब मैं डायग्राम की मदद से आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे जब एरर आता है तो स्टॉप कर देता है, कैसे आउटपुट देता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे सोर्स कोड मैंने अपना लिख दिया, there is my code and I send the input into the computer। ओके, तो जो इनपुट था वो इंटरप्रेटर में गया, अंदर गया इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर ने अपने इसके अंदर पूरा साइकिल चलाया, पूरा ये इसके अंदर जो भी काम हुआ वो उसने किया। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला वो आउटपुट तो मिल गया, लेकिन वो आउटपुट तभी मिला जब वो सही था। अगर मेरे प्रोग्राम में एरर होती, फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोग्राम में एक एरर डाल दिया, ठीक है, और वो एरर इंटरप्रेटर के अंदर चले जाता तो वो एरर तो आता ही आता, लेकिन एक रिपोर्ट भी आ जाती और रिपोर्ट आने के साथ साथ और क्या होता, स्टॉप हो जाता। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर एरर आ गया तो स्टॉप जरूर होगा, ठीक है। तो ये था इंटरप्रेटर का वर्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाइलर पे। तो ये लास्ट वन है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर भी एक इंटरप्रेटर की तरह ही काम करता है, वो भी HLL यानी कि हाई लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। बट कंपाइलर की जो तरीका होता है चेंज करने का, कन्वर्ट करने का, वो इंटरप्रेटर और असेंबलर से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। असेंबलर क्या करता था, नॉर्मल प्रोग्राम को चेंज करता था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन करता किस में था, मशीन लैंग्वेज में। सिमिलैरिटी तीनों में यही है कि ये मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इनके करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता था, SLL प्रोग्राम को करता था, बट ये तो इसमें डिफरेंस हो गया असेंबलर और इंटरप्रेटर में। बट सिमिलैरिटी इसमें ये है कि ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था, ठीक है। कंपाइलर में भी यही सिमिलैरिटी है कि ये भी मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, बट इसके जो करने का जो मैनर है, जो कन्वर्जन मैनर है, वो एकदम चेंज होता है, दोनों से चेंज होता है। सबसे जो हाई फाई है वो यही है, मान के चलिए। सो इट कन्वर्ट्स द एंटायर HLL प्रोग्राम इनटू वन गो एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर्स। ओके, तो ये इसने बताया क्या है कि कंपाइलर जो होता है एक ही बार में लाइन बाय लाइन सारे प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम एंड द एंटायर प्रोग्राम को छान के उसके अंदर से सारे एरर निकाल के उसके बाद वो आपको दे देता है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम लेते हैं। ये हमारे पास सोर्स प्रोग्राम था, यहाँ पे हमने कोडिंग लिखी थी, ठीक है। ये अंदर गया कंपाइलर में, कंपाइलर ने कंपाइल किया, अपना जो भी इसको वर्क करना था उसने किया, ठीक है। अगर एरर आया तो वो नीचे जाके एरर हमें दे देगा, नीचे जाके तो नहीं, आगे जाके, ये तो डायग्राम में नीचे दिखाया, आगे जाके हमें एरर दे देगा और जो प्रोग्राम होगा वो रन करवा देगा। अगर वो एरर ऐसा हुआ कि वो प्रोग्राम रन करने में दिक्कत कर रहा है तो ये प्रोग्राम भी रन नहीं हो पाएगा, खाली ये एरर का मैसेज आ जाएगा और जो कंपाइलर होगा अपना वर्क पूरा करके आराम से साइड में बैठ जाएगा कि भैया मेरा काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट है प्रोग्राम्स का, ठीक है, जो कुछ ऑपरेशन, नॉर्मल से ऑपरेशन करता है। जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। हमारा म्यूजिक हो गया, हमारे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये सब वही होते हैं। तो ये तीन, इसकी क्लासिफिकेशन है तीन कैटेगरीज में। there are the three categories. The first one is packages, the second one is utilities and the third one is customized softwares, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी हम आते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा कितना टॉपिक अभी हमारा बच गया है।
हमारा जो टॉपिक बचा है वो अभी 2-3 टॉपिक बच गए हैं, तो आ जाते हैं हम वापस से यहीं पर स्टोरेज मैनेजमेंट पर। ठीक, तो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है वो कैसे मैनेज होती है, कौन मैनेज करता है, क्या होता है, वो इसमें हम देखेंगे। तो सीपीयू के बारे में तो सबको पता होगा, सीपीयू क्या करता है, कौन होता है। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर। ठीक है, it processes all the works and govern all the performance of the computer। ओके, यहाँ पे हमारी मेमोरी गिवन है। मेमोरी भी सबको पता होगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पररी हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है, नॉट इन्फॉर्मेशन, डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, आईओ सिस्टम में बता देता हूँ क्या होता है। आईओ मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और सिस्टम मतलब तो आपको पता ही होगा सिस्टम। ठीक है, तो आईओ सिस्टम क्या काम करता है, इनपुट या आउटपुट लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, ये इनपुट आउटपुट का एरो है, ये दोनों तरफ से एक लाइन बन रही है, नॉट ए सेगमेंट, एक लाइन बन रही है। जो लाइन कहाँ होती है, दोनों तरफ से हो जाती है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी जा सकती है। तो यहाँ से अगर मैं आउटपुट पे भेज सकता हूँ और इनपुट पे भेज सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ से भी मैं इनपुट आउटपुट दोनों कर सकता हूँ, यहाँ से भी इनपुट आउटपुट दोनों कर सकता हूँ। तो ये था आईओ सिस्टम, यानी कि इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि जो हमारा इसमें स्टोरेज मैनेजमेंट का जो हेड है, वो सबसे बड़ा हेड होता है मेमोरी। तो मेमोरी क्या करता है कि सबसे पहले हम सीपीयू से स्टार्ट करते हैं, सब मैं बता देता हूँ एक एक करके। सीपीयू क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी को कि हमें आईओ सिस्टम से इनपुट या आउटपुट कुछ भी करना है। ठीक है, तो अगर हमें आईओ सिस्टम से इनपुट लेना होगा तो मैं मेमोरी इसको बताएगा कि आईओ सिस्टम को बताएगा कि हमें इससे तुमसे इनपुट लेना है। तो आईओ सिस्टम यहाँ से आउट कर देगा और मेमोरी में इन कर देगा। ठीक है, फिर मेमोरी क्या करेगी, सीपीयू को बताएगी कि मेरे पास जो हमारा जो डेटा इंफॉर्मेशन जो भी है इनपुट में आया था, वो मेरे पास इनपुट है, मैं अगर बोलोगे तो मुझे मैं तुम्हें दे दूंगी आउटपुट। ठीक है, तो मेमोरी क्या करती है, सीपीयू बोलता है कि हाँ मुझे दे दो, तो मेमोरी यहाँ से आउटपुट कर देती है और सीपीयू में इनपुट दे देती है। ठीक है, तो सीपीयू में यहाँ से घूम फिर के आईओ सीपीयू से गया मेमोरी में, मेमोरी से गया आईओ सिस्टम में, और आईओ सिस्टम से मेमोरी में, और मेमोरी से सीपीयू। इसी तरह से अगर सीपीयू को आउटपुट देना होता है तो वो क्या करता है, यहाँ से मेमोरी को बोलता है मैं आउटपुट दे रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट ये देता है मेमोरी को, मेमोरी बोलती है कि आईओ सिस्टम मैं तुम्हें आउटपुट दे रही हूँ, ये इसको आईओ सिस्टम को आउटपुट देता है। आईओ सिस्टम जो होता है यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। एक यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, स्कैनर या प्रिंटर कोई भी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक स्कैनिंग यानी कि इनपुट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रिंटर रखा है डब्बा। ठीक है, उस प्रिंटर में मैंने स्कैन करा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रिंटर है मेरा, इसमें मैंने कुछ चीज स्कैन करी। ठीक है, अब भाई वो स्कैन हो गई, तो स्कैन किस चीज में जाएगा, इनपुट में जाएगा। तो मैंने आईओ सिस्टम में इनपुट दे दिया। अब आईओ सिस्टम मेमोरी को बोलेगी कि मेरे पास एक इनपुट आया है, तुम्हें मैं आउटपुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेमोरी बोलेगी हाँ कर दो। तो ये आईओ सिस्टम किस में देती है इनपुट, मेमोरी में। अब मेमोरी क्या बोलता है सीपीयू को कि मेरे पास ये चीज़ आया है, उसको प्रोसेस कर दो। तो ये अपने तरफ से आउटपुट कर देती है और इनपुट किस में करती है, सीपीयू। अब सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर जो प्रोसेस्ड चीज़ होती है वो सेव कर देता है। ठीक है, तो ये सेव हो गया यहाँ। अब एक आउटपुट का एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक चीज़ प्रिंट करनी है। लेट से मेरे को एक चीज़ प्रिंट करनी है, कोई फ़ोटो प्रिंट करनी है, कोई मेरा लेक्चर का पिक्चर है या फिर मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रिंट करना है। तो सीपीयू किसको बोलेगा, मेमोरी को, कि मेरे पास एक आउटपुट देने वाली चीज़ है, तुझे चाहिए तो बोल। तो मेमोरी बोलेगा हाँ मुझे दे दे। तो मेमोरी ने ले लिया। उसके बाद वो आईओ सिस्टम को बोलेगा कि तुझे एक चीज़ आउटपुट करनी है। तो आईओ सिस्टम क्या बोलेगा, ठीक है मुझे दे दो।
तो मेमोरी किस में दिया, आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट आईओ सिस्टम में। आईओ सिस्टम क्या करेगा, आउटपुट दे देगा प्रिंटर के अंदर, और प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट पेपर निकाल देगा। तो ये होता है एक आउटपुट मतलब आईओ सिस्टम, और स्टोरेज मैनेजमेंट भी इसी में कवर हो जाता है। तो ये था पूरा स्टोरेज मैनेजमेंट और आईओ सिस्टम का पूरा जो साइकिल होता है वो यहाँ पे डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हम आईओ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अभी मैंने जैसे पीछे बताया ये कि आउटपुट आईओ सिस्टम कैसे काम करता है, सेम चीज़ यही होती है। देखिए आईओ डिवाइस यानी कि आईओ सिस्टम, ठीक है, यहाँ से मेमोरी है और यहाँ पे सीपीयू है। सेम वही साइकिल है जो मैंने पहले बताई थी, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीपीयू यहाँ से 2 वे इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ओके, यहाँ से भी 2 वे इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बस यहाँ से 1 वे इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सीपीयू खाली कमांड दे सकता है डिवाइस को, डिवाइस सीपीयू को कमांड नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सीपीयू मेमोरी को बोलता है कि मेमोरी सबसे पहले तो सीपीयू आईओ डिवाइस को कमांड देता है इनपुट आउटपुट का, ठीक है। तो सीपीयू ने इनपुट आउटपुट का कमांड डिवाइस को दिया। फॉर एग्जांपल वही प्रिंटर वाला ले लेते हैं एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है। तो सीपीयू ने हमारे प्रिंटर को कमांड दिया, जब हम यूएसबी से उसको अटैच कर दिए तो सीपीयू ने हमारे प्रिंटर को कमांड दिया कि प्रिंटर जी ज़रा एक अगर स्कैन करना हो तो इनपुट कमांड होगा, और अगर प्रिंट करना हो तो आउटपुट कमांड होगा। फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, राइट, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट कमांड देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये सीपीयू इसको ओ कमांड यानी कि आउटपुट कमांड देगा, तो ये किसको बोलेगा, रैम को, कि रैम मुझे इतना काम है, मुझे ज़रा कुछ डेटा वगैरह पास करना है, तो इसमें से कोई डेटा यहाँ पास होगा, यहाँ से कुछ यहाँ पास होगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, या आईओ डिवाइस जो होगा ये प्रिंट करके आपको वापस दे देगा। यही चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, यही चीज़ आईओ ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। तो आई थिंक हमारा जो लेसन है, लेक्चर है, वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। ओके, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो आज का लेक्चर वीडियो था वो यहीं पे एंड हो चुका है, और इस जो टॉपिक था इसके 2 ही पार्ट थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा C++ के बेसिक्स के बारे में, उसके बाद हम C++ के एडवांस में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाइए, और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।